हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ा। आज हम लोग क्लास 7 भूगोल का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हमारी पृथ्वी के भीतर की संरचना पर आधारित है और इस चैप्टर का नाम ही है हमारी पृथ्वी के भीतर। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर पृथ्वी के भीतर के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने एनसीईआरटी के चैप्टर को। तो सबसे पहले बात तो हमें ये समझना होगा, जैसा हम लोग पृथ्वी को बाहर से देखते हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी पर जहां पर रहते हैं, जिस प्रकार से बाहर है, क्या वो अंदर से वैसा ही? तो बिल्कुल नहीं है। तो कहता है पृथ्वी बाहर से शांत दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? एकदम शांत दिखाई देती है, कोई हरकत नहीं करती। लेकिन इसके अंदर इसके अंदर बहुत अधिक गर्मी और कई भूगर्भिक प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती है। अब क्या होती है इसके अंदर जो है वो क्या है? बहुत अधिक गर्मी और कई भूगर्भिक प्रक्रियाएं जो है वो हमेशा चलती रहती है, लगातार वो चलती है। कहता है कि हमारी पृथ्वी एक के ऊपर एक, मतलब जैसे कि एक हम बॉल लेते हैं, एक परत हो गया, इसके अंदर फिर एक परत, फिर इसके अंदर एक परत, फिर इसके अंदर एक परत। तो यहां पर बात करते हैं तो ये इस परत का जो केंद्र है वो भी यहीं पर है, इस परत का भी केंद्र यही है, इस परत का केंद्र यहां पर, इस परत का केंद्र यहां पर। इसीलिए कहता है जो हमारी पृथ्वी है एक के ऊपर एक संकेंद्री, मतलब समान केंद्र वाला संकेंद्री परत से बना हुआ है। किससे बना है? संकेंद्री परतों से बना हुआ है। मुख्य रूप से पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी को मुख्य 3 परतों में विभाजित किया जाता है, जिसे भूपर्पटी क्या कहते हैं? भूपर्पटी, मेंटल और कोर। भूपर्पटी जिसे अंग्रेजी में क्रस्ट कहा जाता है, मेंटल को मेंटल ही कहा जाता है, कोर को कोर ही कहा जाता है। सबसे बाहरी परत होती है क्रस्ट। सबसे बाहरी और ऊपरी जो परत होती है वो पतली सी, वो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। यहां पर देखिएगा परपटी, जब हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखेंगे, ये क्या है? पृथ्वी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जो भीतर है, सबसे आंतरिक भाग जो है वो क्रोड है। वो क्या है? क्रोड। ये मत समझिए कभी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इस पर इतना दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद ये क्या है? बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? इसका मेंटल वाला भाग। क्या है? मेंटल वाला भाग है। जो सबसे बाहरी परत है जिस पर हम लोग रहते हैं वो क्या है? भूपर्पटी। तो कहता है क्रस्ट क्या है? परपटी सबसे ऊपरी और पतली परत है, मेंटल बीच का विशाल परत है, कोर कैसा है? सबसे आंतरिक और सबसे भारी परत। ये क्या है? संकेंद्री है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्रस्ट को, जिसे हम लोग हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी को आप 2 भागों में कह सकते हैं, एक महासागरीय पर्पटी, दूसरा महाद्वीपीय पर्पटी के रूप में जानते हैं। कहता है यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत होती है और इसकी मोटाई सभी स्थानों पर समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो देखिएगा, जो भूपर्पटी है, महाद्वीपों पर भूपर्पटी अलग होती है, पहाड़ों पर भूपर्पटी अलग होती है, महासागर के अंदर जो महासागरीय पर्पटी के बाद जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई अलग है। यहां पर देखिए पतला है, यहां पर देखिए थोड़ा बढ़ जाता है, यहां पर पहाड़ों पे कुछ और बढ़ जाता है, यहां पर जो पठार है वहां पर भी कुछ अलग होता है। तो इसकी जो पर्पटी की जो मोटाई है भूपर्पटी की, वो अलग अलग होती है, एक समान हर जगह नहीं होती है। तो मोटाई की अगर बात करें तो किसके नीचे? सबसे पहले महाद्वीपों के नीचे की अगर हम बात करते हैं, जो महाद्वीप है, जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई कितनी है? लगभग 35 किलोमीटर। कितना है? 35 किलोमीटर। अगर हम पर्वतों, ऊंचे जो पर्वत है, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो पर्वत है उसके नीचे की अगर हम गहराई की बात करें, भूपर्पटी का मोटाई की बात करते हैं तो 70 किलोमीटर का है। कितना है? 70 किलोमीटर का है। अगर हम महासागर के अंदर की बात करें, महासागर के अंदर जो
भूपर्पटी की जो पतली लेयर है उसकी बात करते हैं, यह मात्र 5 किलोमीटर की मोटाई पर है। कितना है? 5 किलोमीटर की मोटी है। मात्र कितना है? 5 किलोमीटर मोटी है। तो ये है इसकी मोटाई। अगर हम संरचना की बात करें, किसकी बात करते हैं? अगर हम संरचना की बात करें तो भूपर्पटी मुख्य रूप से 2 तत्वों से बनी होती है। कितने तत्वों से? 2 तत्वों से बनी है। सियाल, क्या कहता है? सियाल और सीमा। अब देखिए 2 परत है, एक जो महासागरीय परपटी है, दूसरा महाद्वीपीय परपटी। अगर हम महाद्वीपीय परपटी की बात करें तो वहां पर आपको सियाल मिलेगा, और महासागरीय परपटी की बात करें तो वहां सीमा है। सियाल और सीमा याद रखिएगा, एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है भूपर्पटी की जो परत है उसको 2 तत्वों से बनी है। दोनों, चाहे वो महाद्वीपीय परत हो चाहे वो महासागरीय परत हो। सियाल, सियाल का मतलब होता है, या एनसीईआरटी में सीएल लिखा हुआ याद रखिएगा, इसीलिए यहां पर मेंशन कर दिया सीएल, या कई जगह में जनरली सियाल कहा जाता है, SIAL कहा जाता है। SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्यूमिना, तो इसीलिए क्या बन गया? सियाल। सिलिका का SI, एल्यूमिना का AL, दोनों का मिला तो क्या बना? CL या सियाल बना। कहता है महाद्वीपीय परत मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। जो महाद्वीपीय परत है, जो महाद्वीपीय परपटी है, वो किससे बनी हुई है? सियाल से बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सियाल या CL कहा जाता है। दूसरा है सीमा, जो महासागरीय परत है, जो महासागरीय परपटी है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से बनी, और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? सीमा। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, क्या बन गया? ये सीमा बन गया। इसका महत्व क्या है क्रस्ट का? तो इसका महत्व यही है, मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे पेड़ पौधे हो, वे सभी कहां रहते हैं? इसी परत पर रहते हैं। मिट्टी, जल, वन, खनिज, संसाधन सब कहां पर पाए जाते हैं? तो भूपर्पटी पर ही पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भूपर्पटी के बाद दूसरा आता है आपका मेंटल। क्या आता है आपका? मेंटल आता है। मेंटल की अगर हम बात करते हैं तो जो मध्य परत है पृथ्वी की, जो मध्य वाली परत है उसको कहते हैं मेंटल। कहता है यह भूपर्पटी के नीचे स्थित है। कहां? तो भूपर्पटी का जो परत है, ये जो भूपर्पटी आप देखते हैं, इसके नीचे वाला जो परत है वो कौन सा है? तो मेंटल है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। देखिए सबसे अधिक है। कितनी है? 2900 किलोमीटर गहराई है। तो यह पृथ्वी का सबसे मोटा परत, और इसी कारण से मेंटल को मिडिल और आउटर मेंटल, या इनर और आउटर मेंटल में तोड़ा जाता है। आगे चल के आप लोग जब बड़े हो जाएंगे या फिर जो अगले क्लास में जाएंगे वो पढ़ेंगे, जो इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, इसके बीच में डिसकंटिन्यू असंबद्धता क्या होती है, कौन कौन सी डिसकंटिन्यू है, जो कौन कौन से लेयर को जोड़ती है, इनर कोर, आउटर कोर को जोड़ने वाली डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद आउटर कोर और जो आउटर मेंटल है उसको जोड़ने वाली कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी जिसे असंबद्धता का नाम दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसको मैं आई बटन में अवेलेबल करा दूंगा, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, उसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। खैर, तो क्या है भूपर्पटी? ये सबसे मोटी परत है, 2900 किलोमीटर तक है। और कहां है? तो मेंटल जो है, या अभी भूपर्पटी मैंने बोल दिया, जो मेंटल है, मेंटल की जो मोटाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और ये कहां है? तो भूपर्पटी का निचले वाला जो परत है वो है भूपर्पटी, सॉरी वो है मेंटल, और ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। संरचना कैसी है? तो ये इसकी संरचना जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम। अब देखिए सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, क्या बन गया? सीमा। तो ये इसको क्या कहेंगे? सीमा कहेंगे। कहता है विशेषताएं क्या है? तो विशेषताओं में बात करते हैं, यह अर्धद्रव अवस्था में रहती है। किसमें? सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, या सेमी मोल्टन स्टेट में रहता है। दूसरा क्या है? तो पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है और ज्वालामुखी गतिविधियां इसी से संबंधित है। यहीं पर पृथ्वी की जो सारी गर्मी उत्पन्न होती है वो यहीं पर होती है।
और दूसरी चीज ज्वालामुखी प्रक्रियाएं, जो संवहनी धाराएं चलती है वो सभी इसी परत में होती है, जो मेंटल वाला परत होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? कोर। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है उसको नाम है कोर। कहता है यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी भाग, क्या है? यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी भाग है, जो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे अंदर में है कोर। आंतरिक कोर और बाहरी कोर, मतलब ये कंप्लीट कोर है। कहते हैं बाहरी कोर जो तरल अवस्था में होता है, क्या होता है? जो बाहरी कोर है, बाह्य कोर, वो क्या है? लिक्विड स्टेट में। लेकिन आंतरिक कोर जो है वो इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आता है कि वो इतना गर्म होने के बावजूद भी ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। और इसका तापमान लगभग कितना होता है? तो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कितना? 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड किसका? कोर का तापमान होता है। संरचना की अगर हम बात करते हैं तो किससे बनी हुई है? लोहा और निकेल से। किससे बनी हुई है? लोहा और निकेल से बनी हुई है। लोहा को अंग्रेजी में फेरस फेरस कहते हैं और निकेल को निकेल ही कहते हैं, तो NiFe। तो क्या बन गया? निफे। निकेल और फेरस से बनी हुई। फेरस लोहा का वैज्ञानिक नाम है, तो निकेल से बनी हुई है, इसीलिए इसे निफे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? निफे के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट देखिए, एनसीईआरटी में एक साइड में रहता है नोट पॉइंट, उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। सबसे पहला पॉइंट है, कहता है विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित। खान क्या होता है? तो कई बार खनिजों को ढूंढने के लिए, सोना चांदी या भ्रग को ढूंढने के लिए, या ऐसे खनिजों को ढूंढने के लिए मिट्टी के अंदर खोदा जाता है और अंदर जाया जाता है ताकि वो खनिज आसानी से मिल सके। तो विश्व के सबसे जो कहते हैं ना गहरी खदान है, वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग कितनी है? 4 किलोमीटर। कितनी है? 4 किलोमीटर मोटी है। कहता है तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। सबसे बड़ी खदान कितना है? 4 किलोमीटर, और तेल खोजने के चक्कर में 6 किलोमीटर गहरा जा चुका है। आप समझिए, 70 किलोमीटर तो पहाड़ के पास है, मैदान के पास कहाँ है? तो मैदान के पास आप समझ सकते हैं क्या मिलेगा आपको, तो लगभग 35 किलोमीटर है। और जो समुद्र के पास है वो कितना है? महासागरीय प्लेट में 5 किलोमीटर है मात्र। तो आप 4 किलोमीटर गहरा खदान है आपके पास दक्षिण अफ्रीका में, और 6 किलोमीटर गहराई तक अभी तक तेल ढूंढने के लिए खोदा जा चुका है। कहता है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, अगर हमें पृथ्वी के केंद्र में जाना है, जो वैसे बिल्कुल असंभव है, वैसे जा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर जाना है तो आपको समुद्र की गहराई से या समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। कितना? 6000 किलोमीटर डीप तक खोदना होगा, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर। कितना है? 6371 किलोमीटर की मोटाई है, या क्या सकते हैं त्रिज्या है पृथ्वी की, जिसको अगर हमें केंद्र तक पहुंचना है तो 6000 किलोमीटर खोदना पड़ेगा। कहता है पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% हिस्सा ही पर्पटी है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो पृथ्वी का जितना वॉल्यूम है उसका मात्र 1% भूपर्पटी है। बाकी 84% क्या है? मेंटल है। 84% क्या है? मेंटल। 85% पूरा ना, 15% कहां गया? तो 15% क्या है? क्रोड है। मात्र 15% क्रोड है। मैक्सिमम हिस्सा क्या है? तो मेंटल है, जो 84% है। आगे अगर हम बात करें तो इंसान ने पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा गड्ढा, बोरवेल जिसको कहते हैं, बोरहोल जिसको कहते हैं, बोरिंग जिसको कहते हैं, वो कहां पर किया है? या क्या नाम है? कोला सुपर डीप बोरहोल, जो लगभग 12.2 किलोमीटर, जो कि 12,262 मीटर मोटी है और गहरी है, या 40,230 फीट तक खोदा गया। याद रखिएगा, इंसान ने अभी तक पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा बोरवेल या बोरहोल जो है कोला सुपर डीप बोरहोल किया है, जो लगभग 12.2 किलोमीटर गहरा है। 12.2, अगर 12,262 मीटर भी कह सकते हैं, 40,230 फीट भी कह सकते हैं। और इसका नाम कोला सुपर डीप इसलिए है क्योंकि कहता है कि ये कोला प्रायद्वीप पे है, जो रसिया का कोला प्रायद्वीप है, वहां पर ये किया गया था। कहता है ये रिकॉर्ड रूस
जो तत्कालीन सोवियत संघ था, मतलब उस समय सोवियत संघ इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो उसने किया था उनके वैज्ञानिकों ने इसे खोदा था, या फिर अभी तक इतना ही डिग किया गया है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ठीक है, नाम क्या है? कोला सुपर डीप बोरहोल। अब बात करते हैं हम लोग सैलों की, जिसे हम लोग चट्टान कहते हैं। देखिएगा, पृथ्वी पर बेसिकली 3 प्रकार के चट्टान पाए। चट्टान क्या होता है? कहता है पृथ्वी की क्रस्ट विभिन्न प्रकार के सैलों से बनी होती है। किसे? विभिन्न प्रकार के सैलों से बनी होती है। कहता है खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सैल कहते हैं, चट्टान कहते हैं। याद रखिएगा, खनिज पदार्थों के किसी भी पिंड को क्या कहते हैं? सैल कहते हैं या चट्टान कहते हैं। इसे सैल को मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा जाता है। मुख्य रूप से सैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, अंग्रेजी में इग्नियस रॉक होता है। दूसरा है अवसादी चट्टान, जिसे हम लोग सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। तीसरा है कायांतरित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो याद रखिएगा, चट्टान क्या होता है? तो पृथ्वी पर खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या नाम दिया गया? सैल नाम दिया गया। अब बात आती है, जो सैल है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 3 प्रकार के हो सकते हैं भैया। आग्नेय चट्टान हो सकता है, अवसादी चट्टान हो सकता है, तीसरा कायांतरित चट्टान हो सकता है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ नोट में है, आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में कहते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी चट्टान को कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक, कायांतरित चट्टान को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस शब्द है, जो इग्नियस वर्ड है, वो कहां से आया? तो लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का एक शब्द है इग्नस। क्या नाम है? इग्नस, इग्निस, इग्निस है, जिसका अर्थ क्या होता है? आग या अग्नि। इसी से क्या बना है? आग्नेय चट्टान, मतलब आग से जो चट्टान बना है। तो ऑब्वियस है, जो आग्नेय चट्टान है पृथ्वी के अंदर जो गर्म लावा है, जो मैग्मा है पिघला हुआ, उससे बनता है। सेडिमेंटरी रॉक की बात करते हैं, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है सेडिमेंट। क्या है? सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का जो अर्थ है वो क्या है? स्थिर। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जब एक ही जगह पर स्थिर हो जाते हैं और उच्च दबाव और उच्च दबाव के कारण क्या होता है? वो जम जाता है, वहीं पर स्थिर हो जाता है, जिससे कि अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ये कहां से आया है? तो लैटिन से ही आया। उसके बाद तीसरा है मेटामॉर्फिक की बात। मेटामॉर्फिक भी ग्रीक भाषा का शब्द जो कि मेटामॉर्फस है, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। मतलब जब अवसादी चट्टान का रूप में बदलाव आ जाएगा तो क्या बनेगा? वो कायांतरित चट्टान बनेगा। तो कहीं ना कहीं वर्ड का जो मीनिंग है उसको फुलफिल कर दिया। ठीक है, चलिए एक एक करके अब हम लोग पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक क्या होता है? अवसादीय चट्टान क्या है? या कायांतरित चट्टान क्या है? या अवसादी चट्टान क्या है? तो समझिएगा, आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो जब पृथ्वी के भीतर का जो गर्म पिघला हुआ लावा है, पृथ्वी के भीतर जो गर्म पिघला हुआ लावा है, जब वो पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर निकल जाए और बाहर सतह पर फैलकर, इधर उधर फैलकर तेजी से ठंडा हो जाए और वो एक ऊंचावच का निर्माण कर लेता है, इसी को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो चट्टान उससे बना है, आग्नेय चट्टान बन गया आग्नेय चट्टान। दूसरा होता है अवसादीय चट्टान। जब कोई आग्नेय चट्टान जो है वो हवा, पानी, बर्फ ऐसे भौतिक कारणों से इसका अवसाद टूट जाए या अपरदन होने लगे। अपरदन का होना और अपरदन का नदियों के पानी के द्वारा या हवा के द्वारा निक्षेपण करके कहीं पर ले जाकर एक जगह पर जमा कर देना। उस जमा कर लगातार अगर एक ही जगह पर जमा करते जाए तो वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और जब उस तरह का चट्टान बनेगा, अवसादी सैल बनेगा, अवसादी चट्टान बनेगा। मतलब जो चट्टान अवसाद से बना हुआ है वो अवसादी चट्टान होगा। तीसरा, कायांतरित चट्टान क्या हुआ? जब आग्नेय और अवसादी चट्टान जो है बहुत अधिक ताप और दबाव पड़ता है, जिसपे जब हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान की, जब इस पे और दबाव पड़ने लगेगा और ताप पड़ने लगेगा तो उनका क्या होगा? रूप बदल जाएगा और वो क्या बन जाएगा? कायांतरित चट्टान बन जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें अग्नि चट्टान का, तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, इसका एग्जाम्पल है।
अगर हम बात करते हैं अवसादी चट्टान का तो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, शैल है, ये सभी क्या है? अवसादी चट्टान है। अगर हम कायांतरित चट्टान की बात करें तो संगमरमर है, नीस है और क्वार्टजाइट है। ये सभी क्या है? कायांतरित चट्टान है। अब इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में और डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहला है आग्नेय चट्टान। क्या है आपका? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जिस प्रकार से नाम से ही आग्नेय लग रहा है, अग्नि से बना हुआ है, कहता जब पृथ्वी के भीतर का गर्म पिघला हुआ लावा या मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, चाहे वो पृथ्वी के अंदर जमे या पृथ्वी के बाहरी सतह पर आकर जम जाए, तो इस प्रकार से जिन चट्टानों का निर्माण होगा, जिन शैलों का निर्माण होगा, उन्हें हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान के अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है इसका मुख्य उदाहरण है। अगर हम आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की बात करते हैं, तो ये सबसे पुरानी चट्टानें होती है। इसी को प्राथमिक रॉक भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रॉक कहा जाता है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जो आग्नेय चट्टान है उसमें क्या नहीं पाए जाएंगे? आपके जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। जीवाश्म क्या होता है? तो जीवाश्म जो है शैल और चट्टानों के परतों में दबे हुए जो मृत पौधे या जीव जंतु होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। याद रखिएगा, जीवाश्म क्या हो गया? जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे का कोई हिस्सा किसी चट्टान के अंदर लंबे समय तक दबा हुआ रह जाए और वो कह सकते हैं मृत पाया जाए या फिर उसका जो अवशेष मिले आपको, उसी को आप जीवाश्म कह सकते हैं। अश्म हो गया, है ना? कहते हैं इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। किसमें? आग्नेय चट्टानों में। ये बहुत गर्म, ये बहुत कठोर होते हैं। आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो नेचर में बहुत कठोर होते हैं। ठीक है? कहता है आग्नेय शैल। अब आग्नेय शैल की बात करता है तो आग्नेय चट्टान जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार से बनती है। आग्नेय चट्टान दो प्रकार से बनती है। एक होता है अंतर्भेदी। क्या होता है? एक अंतर्भेदी चट्टान या अंतर्भेदी शैल। अब ये अंतर्भेदी शैल क्या होता है? अंतर मतलब अंदर में। जब कहता है मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर गहराई में ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब मान लीजिए ये मैग्मा है, किसी कारण से ये ऊपर तो उठा लेकिन सतह तोड़ के बाहर नहीं निकल पाया, और जब नहीं निकल पाया ये जो उठा और ये मान लीजिए कि यहीं पर जम जाए, यहीं पर ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद जो यहाँ पर शैल का निर्माण होता है वही कहलाता है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। कहता आग्नेय चट्टान प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। जो बाहर इसको भेदन करके निकल जाए, मतलब जो इस बाहरी परत का भेदन करके बाहर की ओर निकल के फैल जाए, इस प्रकार का जो चट्टान बनेगा बहिर्भेदी चट्टान होगा। ठीक है? तो मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर गहराई में ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जैसे ग्रेनाइट सब, इसी को हम लोग बहिर्भेदी अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगर हम बात करें नोट में, कहता है लेई मसाला और दानों का जो चूर्ण बनाते हैं हम लोग, जो सिलवट्टा कहते हैं, उसको यहाँ पर लिखा गया अपघर्षण पत्थर। तो अपघर्षण पत्थर किससे बनता है? तो ग्रेनाइट से बनता है। ग्रेनाइट क्या है? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। याद रखिएगा, अंतर्भेदी गहराई में मैग्मा का धीरे धीरे ठंडा होना, धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस बनना, और धीरे धीरे ठंडा होने के बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं। याद रखिएगा, जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, जब अंदर में है तो अंदर में जल्दी चावल है अगर कुकर में बंद है तो धीरे धीरे ठंडा होगा। जैसे कुकर खोल दीजिएगा तुरंत ठंडा हो जाएगा। क्या है? कुकर बंद है ना? जब ये कुकर बंद है तो क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। धीरे धीरे ठंडा होने से क्या होगा? बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है? मैग्मा धीरे धीरे अंदर ठंडा हुआ, ठोस शैल बना, जिसको नाम दिया ग्रेनाइट। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका बहिर्भेदी शैल, आग्नेय शैल या बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। कहता है जब बहिर्भेदी, नाम से ही डिनोट हो रहा है कि बाहर की ओर भेदन करके निकल जाना। जब इस तरह से, जब पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो किसी स्थान से गड्ढा बनाकर क्या हो, वहां से बाहर निकल जाए और जमीन पर फैल जाए, तो ज्वालामुखी का वो जो पिघला हुआ लावा या पिघला हुआ जो पदार्थ निकला या मैग्मा निकला,
वो क्या होगा, सतह पर आने के बाद बहुत तेजी से ठंडा होगा। अब कुकर से चावल निकाल दिए, क्या होगा, तुरंत भाप निकलने लगेगा और इससे क्या होगा कि वो जब तेजी से ठंडा होगा तो तेजी से ठंडा होकर क्या बनाएगा, बेसाल्ट सेल बना लेगा। क्या हुआ, मैग्मा पिघला हुआ इधर के पृथ्वी के भीतर लावा के रूप में पृथ्वी के सतह पर निकलता है, उसके बाद सतह पर तेजी से ठंडा होता है, जिससे क्या बना, बेसाल्ट चट्टान बना। लंबे समय तक परतों के जमाव और से दक्कन का पठार बनता है। यही जो आग्नेय चट्टान है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान जो है, भारत में जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण इसी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान से हुआ है। कहता है जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है तो उससे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान बना, बेसाल्ट, जिससे दक्कन का पठार बना है। देखिएगा यहाँ पर जो दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेट्यू है, वो किससे बना है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान से बना है। कहता है लगभग 6.5 करोड़ मतलब 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाला लावा की जो परत है वो फैलकर बनी और ठंडी होकर बेसाल्ट सेल में बदल गई और इन्हीं परतों के जमाव से क्या बना, दक्कन का पठार बना। ठीक है, बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, ठीक है, जो काला चट्टान होता है। उसके बाद तीसरा आता है, आखिरी जो है वो है अपसादीय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। अब यहां पर इसका अगर प्रोसेस देखिएगा, क्या है, हवा, नदी, हिमनद चट्टानों की जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जो चट्टान होते हैं, चाहे वो किसके द्वारा, हवा के द्वारा हो, चाहे नदी के द्वारा हो, चाहे हिमनद के द्वारा हो, जो चट्टान है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लेके चला जाता है। कौन लेके जाएगा, हवा लेके जाएगा, नदी, हिमनद लेके जाएगा। और क्या होगा, ये जो छोटे कण है वो लगातार अगर कई हजारों वर्षों तक एक ही स्थान पर डिपोजिट होता जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे वाले परत पर दबाव पड़ता जाएगा और लेयर बाय लेयर क्या बनता जाएगा, अपसादीय चट्टान का निर्माण होता जाएगा। कहता है ये कण परतों में जमा होकर दबाव के कारण चट्टान बन जाती है। इतना प्रेशर पड़ता है कि ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब ये आया चट्टान टूट के तो धीरे धीरे परत दर परत क्या हो रहा है, चट्टानों का निर्माण हो रहा है। यही जो चट्टान है यही क्या बना, कायांतरित अपसादी चट्टान बना। ठीक है, उदाहरण में क्या देख सकते हैं, तो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, सैल है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये परतों में होती है, परतदार होती है, क्योंकि इसका निर्माण ही परतों में हुआ है। हजारों वर्ष तक परत दर परत जमा होते होते इसका निर्माण हुआ है, इसलिए परतदार होते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, हाँ भाई जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं, और अपेक्षाकृत मुलायम भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, उतने कठोर नहीं होते हैं। अपसादीय चट्टान थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। अब तीसरा चट्टान देखते हैं। पहला चट्टान आग्नेय चट्टान में अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। उसके बाद अवसादीय चट्टान के बाद आता है कायांतरित चट्टान, जो किसी अन्य चट्टानों की काया में परिवर्तन से बनता है, उसे कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्या है, कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या कहता है, जब आग्नेय या अवसादी चट्टान इस पर अत्यधिक ताप और दबाव पड़े तो उनका रूप बदल जाता है। उसका रूप क्या होता है, बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, और इससे बनने वाले जो चट्टान होते हैं इसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि उसका जो अवसादन हुआ या अपर्दन हुआ, उसके कारण जो उसका रूप बदला, उसी को क्या बना दिया, कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक बना दिया। मूल चट्टान कौन सा, जैसे चूना पत्थर एक मूल चट्टान है, इससे कायांतरित होके क्या बन गया, संगमरमर बन गया। किस कारण से, दाब पड़ा और ताप पड़ा, ज्यादा प्रेशर और दाब के कारण जो चूना पत्थर वाला चट्टान है वो क्या बन गया, संगमरमर बन गया। बलुआ पत्थर जो सैंडस्टोन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो गया। यही क्वार्टजाइट क्या है, कायांतरित चट्टान है। यही क्वार्टजाइट क्या है, कायांतरित चट्टान। उसके बाद ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट जब अत्यधिक दाब और ताप पड़ा तो क्या बना, नाइस बना। ये तीन जो है, संगमरमर, क्वार्टजाइट और नाइस, ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। विशेषताएं क्या है, बहुत कठोर होती है। क्या है, बहुत कठोर होती है। इसमें नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, थोड़े चमक हो जाते हैं, थोड़े अच्छे दिखने लगते हैं, तो नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है शैल चक्र। अब देखिए यहाँ पर शैल चक्र की, जैसे हम लोग जल चक्र पढ़ते हैं उसी प्रकार से शैल चक्र होता है। अब ये शैल चक्र किस चिड़िया का नाम है,
तो ध्यान दीजिएगा शैल चक्र क्या होता है। क्या कहा था हमने, एक तरफ से लेते हैं, जैसे कि मैग्मा, यहां से शुरू करते हैं। मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा था या शैल द्रव था, चट्टान का द्रव था, वो क्या हुआ, आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट हो गया, दूसरा स्टेज पे आया। आग्नेय चट्टान क्या हुआ, अवसाद के रूप में टूटा, मतलब नदियों के द्वारा, हिमनदों के द्वारा ये टूट कर अवसाद में बदल गया, तलछटों में बदल गया। चलिए, अब यही तलछट एक ही जगह पर लगातार समय तक जमा होते होते, हजारों वर्ष तक जमा होते होते क्या बन गया, अवसादीय चट्टान बन गया, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब यही अवसादीय चट्टान जो है, जब बहुत अधिक इस पर दाब पड़ने लगेगा, बहुत अधिक दाब पड़ेगा, तो अंदर में क्या है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, उस मैग्मा की गर्मी के कारण क्या होगा, उसका कायांतरण हो जाएगा, तो कायांतरित चट्टान बन जाएगा। और ये कायांतरित चट्टान जब बहुत अधिक समय तक पृथ्वी के अंदर रहेगा, तो वापस क्या होगा, ये पिघलकर, ये चौथा के बाद पांचवा स्टेप में क्या होगा, वापस से ये पहले स्टेप पे पहुंच जाएगा, और जब पृथ्वी के अंदर ये धसेगा, अंदर जाएगा, ये वापस से पिघल के क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। तो क्या हो गया, मैग्मा से शुरू किया और मैग्मा तक वापस पहुंच गया। अब फिर से एक चक्र चलाते हैं। चक्र यही तो है कि मतलब जहां से चले वहां पर आप पहुंच गए, मतलब साइक्लिक सर्कुलेशन। साइकिल में जब हम चलते हैं, जो साइकिल का पहिया होता है कैसा, 360 डिग्री, आप एक सर्कल में चलते रहे चलते रहे चलते रहे, न कभी अंत मिलेगा, न ही कभी आरंभ मिलेगा। देखिए, जैसे कि अगर आग्नेय चट्टान से बात करते हैं, तो आग्नेय चट्टान से आगे आप अवसादीय चट्टान पे, या आग्नेय चट्टान से आप कायांतरित चट्टान अगर बनते हैं, तो सीधा मैग्मा बन जाइएगा। ठीक है, अगर हम आग्नेय चट्टान की बात करते हैं, तो अवसादीय चट्टान आया, अवसादीय के बाद आप अवसादी चट्टान पे आए, तो अवसादी चट्टान भी मैग्मा डायरेक्ट बन सकता है, कायांतरित नहीं बनेगा। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेप्स हैं, जिसका हम लोग कह सकते हैं जो शैलों का चक्रण है। क्योंकि जब मैग्मा बनेगा, तो मैग्मा फिर वापस बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, आग्नेय चट्टान बनेगा। इसी को क्या कह दिया, एक शैल चक्र कह दिया। क्या कहता है, मैग्मा से आग्नेय चट्टान बना, आग्नेय से अवसादी चट्टान बना, अवसादी से कायांतरित चट्टान बना, और कायांतरित चट्टान वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो गया। क्या है, एक प्रकार की शैल, एक प्रकार की शैल निश्चित दशाओं में, कि यहां पे लिखा हुआ है निश्चित दशाओं में, एक कंडीशन है, निश्चित दशा होनी चाहिए, उसमें चक्रीय तरीके से, मतलब साइक्लर फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में दूसरे प्रकार की शैल में बदल जाती है। कोई, जैसे कि आग्नेय चट्टान है, अब उस पर नदी चले, नदी बहे या हिमनद रहे, तभी तो वो अवसाद में बदलेगा। अगर वहां पे हिमनद ही नहीं है, तो बहेगा कैसे, हवा ही नहीं चले। तो किसी निश्चित दशा जब होगी, तब जब उसका अलग अलग दशा बदलेगा, तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार के सेल में बदल जाएगा। मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय बनता है, आग्नेय टूटकर अवसादी बनता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण दोनों कायांतरित में बदल जाते हैं, कौन, आग्नेय और अवसादी चट्टान, और पुनः जो कायांतरित चट्टान है वो पिघलकर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक साइकिल चल गया, और यही साइकिल क्या कहलाता है, शैल चक्र कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पर खनिजों के महत्व की। खनिजों के महत्व की जब बात आती है, तो कहता है खनिज क्या होते हैं। कहता है खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म और रासायनिक सम्मिश्रण होता है। कहता है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, उद्योगों में किया जा सकता है, औषधियों के रूप में किया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं धात्विक खनिज होता है, धात्विक खनिज मतलब जो मेटालिक प्रॉपर्टी वाला होता है, धात्विक खनिज हो गया, मेटल हो गया, मतलब जिसमें मेटल ज्यादा है, जैसे लोहा, तांबा, सोना जैसे मेटल वाले जो खनिज होंगे वो मेटालिक मिनरल्स कहलाएंगे। इसका उपयोग क्या है, मेटालिक मिनरल्स का, मशीन बनाने में, वाहन बनाने में, भवन, बिजली उपकरण बनाने में। अगर हम बात करें अधात्विक खनिज की, नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं, इसमें कौन आएगा, तो नमक भी जो हम लोग खाते हैं वो भी क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स है। जैसे सेंधा नमक वगैरह होता है। अभ्रक क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स है। चूना पत्थर, इसका उपयोग क्या है, सीमेंट उद्योग, औषधि और रासायनिक उद्योग में होता है। तो ऐसे क्या है, खनिज भी पाए जाते हैं, इन्हीं चट्टानों में ये सारे खनिजें पाई जाती है। ये एनसीईआरटी में इतना ही था। उम्मीद करता हूं जो आज का सेशन है वो भूगोल का क्लास 7 का आपका कंप्लीट सेशन बना होगा।
चलिए, कंप्लीट सेशन बना होगा आपके लिए, तो आपने नोट्स भी साथ-साथ बना लिया होगा। उम्मीद करता हूँ अगले क्लास में आप रिवीजन करके आएंगे और अगले अध्याय को पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।